सिलेबस काफ़ी ज़्यादा खिंच चुका था और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। आपको हर्डल्स भी आएंगी, चुनौतियों से लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ें तो आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में घटाती है ना। तो अब जब यही नहीं रहेगा तो मार्क्स कैसे घटेंगे। और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मैं उसी चीज़ को माइंड में रिकॉल करता था, बिल्कुल लाइन टू लाइन। ड्रॉपर्स के लिए स्पेशली मैं यही कहूँगा कि ये जो मन का वहम है ना, जैसे अभी आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स बचे नीट 2024 के लिए, तो आपको किस तरह से रिवीजन करनी चाहिए जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए। पहले मेरी पहचान ये थी कि मैं टेलर का बेटा हूँ, और आज मेरी पहचान ये है कि मैं भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज में शुमार वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में एमबीबीएस का छात्र हूँ। और आज भी मैं अपने पहले वाली पहचान पे गर्व करता हूँ, और यही रीज़न है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि सपने अगर तुम्हें कल को सुनाने हैं तो आज बनाने भी तो पड़ेंगे ना। सो हेलो गाइज, मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है और मैं अपनी एमबीबीएस वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कर रहा हूँ। मैंने AIR 1210 के साथ 685 स्कोर किया नीट 2023 में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू जोश टॉक नीट टू इनवाइट मी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई जर्नी। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और मैंने अपनी 11th एंड 12th राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय पश्चिम विहार से की है। एक ऐसे घर से बिलोंग करना, एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से होना जहाँ मेरे फादर हु इज़ द ओनली अर्निंग सोर्स इन माई फैमिली एक टेलर का काम करते हैं, जिनकी कोई प्रॉपर शॉप नहीं है। इवन आज भी वो एक ओपन स्पेस में मशीन लगा करके काम करते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, वो मेहनत करते हैं। और उनका दोनों बेटे आज डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे खुद बिलीव नहीं होता है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रही मेरे साथ, लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते थे चाहे ज़मीन ही क्यों ना बेचनी पड़ जाए फिर भी तुम्हें पढ़ाऊंगा जब तक तुम पढ़ोगे। एंड आई रियली प्राउड ऑन माई पेरेंट्स, देयर सेक्रीफाइसेस एंड डेडिकेशन, कि आज मेरे भैया पूरे ख़ानदान में पहले और मैं दूसरा डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि मेरे ख़ानदान में ज़्यादातर लोग टेलर की जॉब करते हैं। मेरे दादा हो गए, मेरे चाचा सब टेलर ही हैं। ऐसे में मैं थैंकफुल अपने पेरेंट्स का, अपने पापा का, कि उन्होंने एक अलग थिंकिंग रखी, एक हटके सोच रखी अपने बच्चों को पढ़ाने का और कुछ बनाने का। हालांकि इसके लिए हमें गांव छोड़कर, गांव पे अपना घर ना चाहते हुए भी छोड़कर हमें शहर में शिफ्ट होना पड़ा। तो मैं अगर अपनी एकेडमिक्स की बताऊं तो मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी हार्डवर्किंग स्टूडेंट रहा हूं, और ये क्वालिटी भी मेरे को मेरे पेरेंट्स से ही मिली है। और 10th तक मैं काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर रहा था और मौज मस्तियों के साथ। बट मैंने 10th तक ही क्यों कहा, क्योंकि जब मैं 11th में आया तो मेरा एक डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। मैं पढ़ तो रहा था लेकिन मेरी क्लास में परफॉर्मेंस गिरती ही जा रही थी, और ऐसा चलते चलते मेरी 11th पूरी बर्बाद हो गई। 11th में बहुत कम मार्क्स आए और ये देखकर मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसा रिजल्ट मैंने तो आज तक अपना देखा नहीं था। इसके बाद मैंने ठान लिया था कि 12th में ऐसा नहीं होने देना है, मुझे किसी भी तरह से कमबैक करना है और मेरे को अच्छा स्कोर हासिल करना है। तो अभी तक मैं किसी भी कोचिंग में इनरोल्ड नहीं था, और मेरे पापा ये कहते थे कि तुझे जो पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है, मैं एडमिशन करा दूंगा, तू टेंशन मत ले। लेकिन मैं जानता था ना कि मेरे घर की स्थिति क्या है, तो इसलिए मैंने तो खुद से ही सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी और 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी फोकस्ड स्टडी कर रहा था, लेकिन शायद ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या कि मेरी तबीयत बिगड़ने लग गई, और हेल्थ रीजंस की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मेरे को 3 to 4 मंथ्स स्ट्रेस से दूर, पढ़ाई से दूर, स्कूल से लीव लेना पड़ा, और मैं गांव में शिफ्ट हो गया, गांव चला गया। और जब मैं वापस आया ना, तब मैंने ये देखा कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा खिंच चुका था और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। तो ऐसे में मैं नीट की तैयारी के लिए तो सोच नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि अपना पूरा फोकस बोर्ड पे दिया जाए, और बोर्ड के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। मेरे को आज भी याद है वो दिन, जब वो फेज जब मैं याद करता हूँ, जब मैं 12th में था, तो मुझे खुद बिलीव नहीं होता है कि इतनी मेहनत भी मैंने कभी करी थी नीट से पहले तक। और जब मैं 12th में जब मैंने प्रिपरेशन करी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। 12th में मैं 93% स्कोर किया था, लेकिन स्टिल मैं 3 ड्रॉप्स लग गए मुझे नीट में सिलेक्शन लेने में। अब ऐसा क्यों था, मैंने पूरे नीट की प्रिपरेशन में अपनी पूरी कोचिंग जो थी वो ऑनलाइन मोस्टली एंड ऑफलाइन लास्ट ईयर भी गया था, बट सेम कोचिंग से, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शंस भी थी, हर्डल्स भी आए। इस दौरान मेरे भैया ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा एडवाइस करते थे, वो मेरे को सपोर्ट करते थे, और उनकी जर्नी इससे भी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि ऐसा था कि फैमिली बैकग्राउंड जिस तरह से हमारा था, तो उसमें उन्होंने रास्ता भी ढूंढा और मंजिल तक भी पहुंचे। तो मेरे लिए रास्ता तो मुझे पता था, बस मुझे मंजिल तक पहुंचना था। तो ऐसे, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि डॉक्टर बनाना है, लेकिन कुछ पता नहीं था कि करना क्या होता है। आप खुद ही समझ सकते हो कि ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से होना, और उनकी जर्नी मेरे से भी ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है। और अगर आप चाहते हैं कि जोश टॉक्स पे भी उनका टॉक आया, वो अपनी स्टोरी शेयर करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अब मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ। तो डॉक्टर बनना सिर्फ मेरा ही सपना नहीं था,
मेरे पापा का भी सपना था कि हम दोनों को डॉक्टर बनता हुआ देखें, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है। डॉक्टर्स को लोग लाइफ सेवियर कहते हैं और डॉक्टर को लोगों ने भगवान का दर्जा दिया है। तो जिस लेवल की रिस्पेक्ट और डिग्निटी इस फील्ड में होती है, कुछ गिने चुने ही फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है। अब फर्स्ट ड्रॉप मैंने जब लिया तो मैं फर्स्ट ड्रॉप में क्या था कि मेरे लैक ऑफ प्रैक्टिस रह गई थी और मैं थोड़ा सा एग्जाम को लेकर ना सीरियस नहीं था। अब ये मैं खुद नहीं जानता कि मैं उस टाइम क्यों नहीं सीरियस था, और ओवर कॉन्फिडेंस सा था एक, आप समझ सकते हो। और फिजिक्स में मेरी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस रह गई थी, वही की लैक ऑफ प्रैक्टिस रह गई थी, जिस वजह से मेरा फर्स्ट ड्रॉप में हुआ नहीं। अब मैं फर्स्ट ड्रॉप में जो ओवर कॉन्फिडेंस था, तो मैं समझ गया था कि मेरे को फिजिक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स में मैं जितना अपने आप को समझ रहा था कि मेरे को आती है वो नहीं आता था। तो मैंने ये 2022 जब आया उसके लिए जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहनत करी। मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा था, लिटरली मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे स्कोर भी टेस्ट में काफ़ी अच्छे आ रहे थे। मैंने हर एक वीकनेस पे अपने काम किया था और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मैंने स्ट्रॉन्ग बना लिए थे। और डिस्ट्रैक्शंस भी थी स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स तक क्या था कि मेरे डिस्ट्रैक्शन के नाम पे मेरे पास यूट्यूब था। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता था, जब मैं लेक्चर लेने जाता था तो 5 मिनट का फ्री टाइम कब 1-2 घंटे में बदल जाता था और वेस्ट हो जाता था, मेरे को पता ही नहीं चलता था। तो इसका मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला, इसका मैंने एक ऐसा किया कि मैंने अपने कज़न से ऐप लॉक लगवाया अपने यूट्यूब पे, जिससे कि मैं अब स्पेसिफिक टाइम पे जो मेरे को इंपॉर्टेंट वीडियोस लगती थी, लेक्चर्स लगते थे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या मोटिवेशनल वीडियोस, तो मैं उनके लिए स्पेसिफिक टाइम निकाल के ही यूट्यूब में यूज़ करने लग गया था। तो इससे क्या हुआ कि मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो गया। अब मेरी 22 की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही थी। मैं इवन लास्ट तक आते आते मॉक टेस्ट में 650 एवरेज स्कोर कर रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे। स्टिल मैं एग्ज़ाम डे पे मैंने पेपर बहुत ख़राब किया। क्यों? क्योंकि मेरी उस दिन स्ट्रेटजी चेंज हो गई थी। अब स्ट्रेटजी चेंज हो गई तो इससे क्या हो गया, आप यही कहोगे। तो हुआ क्या, सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मेरा पेपर ही इनकम्प्लीट रह गया। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छूट गए जो कि मुझे अच्छे से आते थे। तो मेरे सिर्फ 593 मार्क्स बने। एंड नाउ यू कैन इमेजिन द पेन उस टाइम जो मेरे को हुआ होगा, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में तो काफ़ी अच्छे स्कोर कर रहे थे। इवन मैंने 700 भी टच कर रखा था। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता है, लेकिन ऐसा हुआ था। तो मेरी 593 स्कोर हुआ और मैं फेल हो गया उस साल। तो अब इससे मैं ये चीज़ तो सीख चुका था कि मेरे को अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करना है किसी भी तरह से, क्योंकि आपने कितनी मेहनत करी है, कितना पढ़ा है, ये कोई नहीं पूछ रहा है। आपने 3 घंटे 20 मिनट में क्या किया है, वही आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाला है लास्ट में। तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं टेस्ट काफ़ी सारे दूंगा, और इसलिए मैं ऑफलाइन का टच चाहता था कि ऑफलाइन में मैं टेस्ट दे पाऊँ। इसलिए मैंने नेक्स्ट ईयर यानी 3rd ईयर जब मेरा लगा, मैंने 3rd ड्रॉप में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मैं जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड टेस्ट के लिए ही मैं ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन किया था, जिससे कि मैं एक ऑफलाइन टेस्ट दे सकूं जो कि एग्ज़ाम का रियल फील मुझे देगा। तो मैं जब 3rd ईयर में आया तो मैंने काफ़ी मेहनत स्टार्ट कर दी थी। मेरे को अब उतनी मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मैं 22 के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर चुका था। मैं स्कोर स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा कर रहा था, 650 प्लस मेरे स्कोर हो रहे थे टेस्ट में। फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ा सा डर था। अब ये डर लाजमी भी है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे को एक डर बैठने लग गया था, सेल्फ डाउट होने लग गया था। और ये सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बस मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा कि एक दिन मेरा मॉक टेस्ट होना था और उस दिन मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी थी। हालांकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी और मैं उससे एक लास्ट जो पेपर था उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, 685 स्कोर किया था। तो मेरे को कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन अब आप मेरी कंडीशन देखो, एग्जाम में अभी बस 2-3 महीने बचे हैं और उस दिन घबराहट से मैं बायो की बुक खोलने तक से डर रहा था। तो उसके बाद तो फिर जैसे तैसे मैं अपने आप को खुद को समझाते हुए एग्ज़ाम का दिन आया, नीट 2023 आया। उस दिन मैंने कॉन्फिडेंट भी था, क्योंकि मेरे भैया भी मेरे साथ थे और मैंने प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी कर रखी थी। और एंड इट रियली वेंट वेल। और मैं जब सेंटर से बाहर निकल रहा था तो मैं जो खुशी, जो हैप्पी फेस मैं अपने पेरेंट्स का और मेरा एक्सपेक्ट कर रहा था, वो उस दिन मैंने एक्सपीरियंस किया था, जो कि पिछले 2-3 साल से मेरे को नहीं दिखा था। और उसके बाद तो खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सेलिब्रेशंस हुए। कोचिंग वालों ने भी जो नीट का सेलिब्रेशन किया उसमें मेरे को इनवाइट किया, वहाँ अवार्ड्स मिले। एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर सर केजरीवाल सर ने भी इनवाइट किया फेलिसिटेशन प्रोग्राम में, उसमें भी मेरे को सर्टिफिकेट दिया गया। एंड इसके बाद मतलब खुशियाँ ही थी। और एक मैं इंसिडेंट और शेयर करूँगा कि रिजल्ट लेना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, ये मेरे को उस दिन पता चला जब मेरे पापा मेरे को अपने कस्टमर से मिलवाने लेके गए आफ्टर रिजल्ट।
उस दिन मेरे कस्टमर्स ने मेरे को बताया कि कैसे किस तरह से कितनी मेहनत करके तुम लोगों को, तुम दोनों बच्चों को तुम्हारे पापा ने पढ़ाया है और आज डॉक्टर बना रहे हो, वो भी टेलर होते हुए। तो ऐसा था कि मेरे पापा के सर्वाइकल पेन रहता था, तो उस सर्वाइकल पेन में भी रात के 1-2 बजे तक काम करना कॉलर लगा के। तो ऐसी कंडीशन भी मेरे पापा ने भी झेली है, मेहनत बहुत की है और इसी वजह से मैं भी हार्ड वर्किंग रहा हूँ, क्योंकि वही जीन्स मेरे में भी है। तो मतलब उस दिन इतनी ज़्यादा मेरे को खुशी हो रही थी अंदर से और रोना आ गया था मेरे को, क्योंकि मैं प्राउड फील कर रहा था काफ़ी ज़्यादा कि मैंने कुछ किया है, उखाड़ा है। ड्रॉप ईयर में ना सेल्फ डाउट, डिप्रेशन ये बहुत बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि आपको आते हुए भी मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तो मैं यही कहूँगा, ड्रॉपर्स के लिए स्पेशली मैं यही कहूँगा कि ये जो मन का वहम है ना, हाँ ये मन का वहम ही है, क्योंकि इनका कोई रियल मीनिंग नहीं होता है, ये आप बस आपकी परफॉर्मेंस को घटाएगा। तो इसको अपने दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जितने भी नीट टॉपर्स होते हैं वो सारे 12th के साथ ज़्यादातर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके साथ ये वाली चीज़ नहीं होती है। तो इसको अगर आप निकाल दो तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, और मैं पहले आपको पूरी ईयर की स्ट्रेटजी बताऊंगा और मैं फिर ये भी बताऊंगा कि अभी जो 3 महीने बचे हैं नीट में, उसके लिए आपको किस तरह से रिवीजन करनी है कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओ नीट 2024 में। तो मैं क्या करता था, मैं पार्ट वाइज बताता हूँ। जैसे कि बायो के लिए अगर मैं बताऊँ तो बायो के लिए आप भी जानते हो कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंस रखती है नीट एग्जाम में। एनसीईआरटी से आजकल बन तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहे, लेकिन उनकी लाइन से इस तरह के असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देते हैं कि उनको सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस रटने बैठे तो हो तो नहीं पाएगा उससे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट बायो में भी होते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बायो के लिए सबसे पहले लेक्चर्स अगर लेते हो तो लेक्चर से समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, जिस भी टीचर से आप समझते हो बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आने हैं। तो बायो के लिए तो ये था, और इसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। मैं एक बहुत ही अच्छी टेक्निक आपको इस साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने यूज़ भी करी थी, वो भी लास्ट ईयर ही यूज़ करी थी और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। क्या हुआ था कि मेरे को ना बायो में कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि मेरे काफ़ी वीक रहते थे, जिससे कि मतलब मैं बार बार रिवाइज भी करता था, लेकिन जब मैं क्वेश्चन आते था एग्जाम में तो गलत कर देता था। मोस्टली वो गलत हो जाते थे या फिर मैं ऐसे स्किप हो जाते थे, स्किप कर देता था। तो मैंने उनके लिए क्या किया कि मैं, जैसे कि मैं ट्रैवल करता था, ऑफलाइन भी जाता था, तो ट्रैवल के दौरान मैं क्या करता था कि मैं पहले से रीडिंग करके आता था एनसीईआरटी का वही वाला टॉपिक। जैसे वर्नलाइजेशन हो गया, मान लो आप जानते होंगे, तो वर्नलाइजेशन का टॉपिक मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रट के आया अच्छे से, और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मैं उसी चीज़ को माइंड में रिकॉल करता था बिल्कुल लाइन टू लाइन। और यही चीज़ मैं बार बार रिवाइज करता था। ये सिर्फ ट्रैवल के दौरान ही नहीं, जैसे मैं कोई मूड हो रहा हूँ या फिर मैं खाना खा रहा हूँ या फिर मैं किसी भी रेस्ट कर रहा हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ, तो उस टाइम मैं ये चीज़ माइंड में रिकॉल करता था और इससे मेरे को वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रट गए थे। तो मतलब ऐसी आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाए। अब ये बायो के लिए था। अब मैं बताऊंगा स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी की ऐसी डीप लाइन बना देते हैं जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो एनसीईआरटी को, केमिस्ट्री एनसीईआरटी को भी आपको समझना तो पड़ेगा ही पहले, उसके बाद आपको हर एक लाइन याद होनी ज़रूरी है बायो की तरह ही। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये करना है आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने ही पड़ेंगे। और अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बताऊँ तो उसमें जीओसी में कॉन्सेप्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीओसी ही है जो कि आपको आगे जितना भी 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है वो सबका बेस बनाती है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको आपको सीखने हैं अच्छे से। 12th की भी ऑर्गेनिक अच्छे से करनी है, उसकी भी एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, मैंने तो पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। और उसके लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होता है तो टॉपिक्स रिपीट ज़रूर होते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ऑर्गेनिक तक तो हो जाएगा। अब मैं आता हूँ फिजिकल पे। फिजिकल भी फिजिक्स की तरह सेम है थोड़ा, कि फिजिकल में यह है कि जो नीट में आ रहा है ना वो फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादातर आ रहा है। फॉर्मूला से भी कभी कभी असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देते हैं। तो आप क्या करो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसके बाद फॉर्मूले पे जाओ, अगर जो याद ना आए। इससे फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया आपको मिलेगा। अब फिजिक्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा बताना चाहता था इस वीडियो में, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली मैं फिजिक्स के लिए बताना चाहूँगा आपको कि फिजिक्स में मेरा क्या था कि स्टार्टिंग से फिजिक्स मेरी बर्बाद थी। फिजिक्स मेरी 11th में भी बहुत कम मार्क्स आए थे और 12th भी मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं थी। मैंने जब स्टार्टिंग में मैं टेस्ट देता था आफ्टर 12th, तो मेरे 30 से 35 मार्क्स बनते थे फिजिक्स में। मैथ्स की बता रहा हूँ मैं, 30 से 35 मार्क्स मेरे मैथ्स बनते थे फिजिक्स में, और आज मैंने 170 स्कोर किया है फिजिक्स में।
तो अगर मैं कंक्लूड करूं कि मेरी जो 3 ड्रॉप्स की एक्सपीरियंस रहा है, तो उससे अगर मैं कंक्लूड करके आपको बताऊं कि फिजिक्स में आपको क्या करना चाहिए, तो स्टार्टिंग में मैं फिजिक्स की थ्योरी बहुत पढ़ता था, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कम ही रह गई थी मेरी, आपको ही पता है। तो इससे मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अब जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको क्या करना है कि थ्योरी आप सबसे पहले तो लेक्चर लो, उनसे कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद उसी नोट्स को रिवाइज करना है, और ड्यूरिंग द लेक्चर आपको जो क्वेश्चंस कराए जाए उनको खुद भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं उनको लिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे बाद आपके जो नोट्स बनेंगे ना, उन्हें आपको बार बार रिवाइज करना है। और एक बार जैसे आपने नोट्स रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं एक मेथड यूज़ करता था, टारगेट मेथड, जो कि मैं शेयर भी करता हूँ अपने चैनल पे। इसमें क्या करना है कि मैं ये करता था कि डेली का एक फिक्स्ड टारगेट बना लेता था। जैसे कि मैं 1 घंटे में 50 क्वेश्चन डेली कर रहा हूँ। अब इस 50 क्वेश्चन में मैं 20 क्वेश्चन रिवीजन के और 30 क्वेश्चन करंट सिलेबस के रखता था। और यही चीज़ मैं डेली नंबर्स बढ़ाता था। जैसे 50 क्वेश्चन आज कर रहा हूँ तो डेली बढ़ा लिया, या फिर मैं वीकली भी कर लेता था। स्टार्टिंग में वीकली कर रहा था, फिर डेली बढ़ाने लग गया था। 50 से 75 क्वेश्चन कर दिए, फिर 100 क्वेश्चन तक पहुंच गया। ऐसे में लास्ट तक आते आते 150 क्वेश्चन डेली कर रहा था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे। और क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करोगे, तो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसी टाइम उसकी थ्योरी जाके आपको आपके नोट्स से रिवाइज करनी है। इससे आपके वो सारे कॉन्सेप्ट लर्न हो जाएंगे जो कि आपको याद ही नहीं होते हैं, और जो वीक एरियाज थे आपके, क्योंकि यही चीज़ें तो आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में घटाती है ना। तो अब जब यही नहीं रहेगा तो मार्क्स कैसे घटेंगे। तो ये था। तो फिजिक्स में तो मैंने आपको बेस्ट स्ट्रेटजी यही बताऊंगा कि इसी तरह से फॉलो करना। पहले लेक्चर लेना, समराइज कर देता हूँ। लेक्चर लोगे, कॉन्सेप्ट बनेगा, नोट्स को रिवाइज करोगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन से फिर वापस रिवाइज करना नोट्स को, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो ये करना है आपको फिजिक्स के लिए। तो अब मैं बताता हूं कि जैसे अभी आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं नीट 2024 के लिए, तो आपको किस तरह से रिवीजन करनी चाहिए जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब मैं दोनों के लिए बताऊंगा, यानी कि 12th में जो अपीयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी बोर्ड्स भी देना है, और जो अभी ड्रॉपर है उनके लिए भी अलग बताऊंगा। तो 12th में जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जिनको अभी बोर्ड्स भी देना है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अभी आप अपनी 12th को बहुत अच्छे से करो। 12th बोर्ड्स के लिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो रिवीजन आप 12th बोर्ड्स के लिए कर रहे हो, वो आपकी फाइनल रिवीजन होनी चाहिए फॉर नीट। हाँ, और जब आपका बोर्ड्स हो जाए तो उसके बाद 11th एंड 12th दोनों की रिवीजन करना अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट, जिससे कि आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करोगे। अब मैं अगर ड्रॉपर्स की बताऊं, तो ड्रॉपर्स का क्या है कि ड्रॉपर्स को तो बोर्ड्स देना नहीं है, तो अभी उनको क्या करना चाहिए कि टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, और टेस्ट सीरीज के साथ ही अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजी को प्लान करो। ठीक है, जितने भी टेस्ट सीरीज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अपने रिवीजन को प्लान करो और उसी के थ्रू रिवीजन करो। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कोशिश करना, ट्राई करना कि लास्ट के 1 मंथ में आप काफ़ी सारे टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि उससे आपकी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनेगी। क्योंकि स्ट्रेटजी के बिना अगर एग्जाम में जाओगे और जो मर्जी करके आओगे तो रायता ही फैलेगा और कुछ नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी एंड करना चाहता हूँ। बस इतना कहूँगा, अगर मैं अपनी जर्नी को समराइज करूँ तो इट वाज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड एंड डिसेलरेटेड मोशन विद ए हाई स्लोप ऑफ 80 ग्राफ दैट इज जर्क, and with a heavy load of self-doubt, depression and hopelessness. Even though I was scoring very high, it took me 3 drops to reach my destination and finally I solved this question of my life. और मैं यही कहूँगा यार कि अभी जितने भी टाइम बचा है आपके पास, 3 मंथ्स जैसे आपके पास बचे हैं नीट के लिए, तो अपनी प्रिपरेशन एन्जॉयफुली करो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। थोड़ी बहुत अगर टेंशन होती भी है तो ओके है, क्योंकि वो चीज़ चाहिए भी होती है, क्योंकि वो आपका एड्रेनलिन रश करवाएगी, जिससे कि आप ज़्यादा फोकस्ड स्टडी कर पाओगे। बट ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, एंजॉय करके पढ़ाई करो। और शॉर्टकट किसी भी चीज़ का होता नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, स्ट्रगल सबने किया है। स्ट्रगल, फेल होना, पास होना, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर ये ना हो तो फिर लाइफ क्या है, ये भी तो सोचो। तो भाई फाइट मारते रहो, सक्सेसफुल तुम ज़रूर होगे। और आपको हर्डल्स भी आएंगी, चुनौतियों से लड़ना भी पड़ेगा, और लड़ोगे तो जीतोगे भी। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन एंड थैंक्स वंस अगेन टू जोश टॉक नीट टू इनवाइट मी हियर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम।